अब वो इलाहाबाद पे बुला दे और जाना आना तो फिर हम लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन अब बुलाएंगे ही भाई, यहाँ रिलेशन है, जाना आना पड़ता है। अच्छा, दोस्तों मित्रों को ये लगता है कि अरे नहीं है, लेकिन उसके लिए कितना जतन करना पड़ता है पूछिए मत। रात भर जर्नी हुई है, आंखें नहीं खुल रही, क्या कहा जाए। चर्चा किया जाए बेटा, जुड़ जाए हमारे मित्र लोग। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले सभी मित्र जुड़े, सबको गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़िए। सब सोए हुए हैं। जगिए भाई, ऑनलाइन वाले सभी मित्र नींद से जग जाएं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखना हो बाद में तो बात ही अलग है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, आएंगे फिर मित्र जुड़ेंगे। जो नागरिकता थी, मुझे लगता है एक विजन तो क्लियर हुआ होगा कि हमारे संविधान में नागरिकता दो भाग में बटी, यानी जो नागरिकता है वो दो भाग में बट गई। दोनों को पढ़ना है बेटा। दो भाग में क्यों बट गई? क्योंकि एक सर्वशक्तिमान ने एक बार बनाया, और एक बार सर्वशक्तिमान ने जिसको शक्ति दिया उसने बना दिया, है ना। तो एक तो हम लोगों का है वो नागरिकता जो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नागरिकता जो लागू हुई, इसको बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया था बेटा? संविधान सभा ने। और जाहिर सी बात, अगर संविधान सभा ने बनाया होगा, ये आइडिया आपके दिमाग में है, तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि संविधान सभा की अपनी कुछ सीमाएं रही होंगी। कोई ज्योतिषी नहीं है बेटा कि वो आज से 50 साल बाद क्या स्थिति हो उसको कोई समझ पाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि संविधान सभा ने उस समय की जो समस्याएं थी उसको जरूर दिमाग में रखा होगा, और उस समय की समस्याओं को ध्यान में रख के ही नागरिकता बनाई जाती होगी। गुड मॉर्निंग बेटा काजल। देखो, नागरिकता की एक परेशानी एक और भी है बेटा, कि हमेशा नागरिकता को बदलना पड़ता है। ऑलवेज ऑलवेज, ये फिक्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परिस्थितियां एक नहीं होती। और नागरिकता, मैंने कहा ना बेटा, ये तो समय काल और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होती है। ये नागरिकता को आप शाश्वत नहीं बना सकते। अमेरिका में, जैसे मैंने अभी बोला था कि वहां की नागरिकता बड़ी मुश्किल है, आज की स्थिति है। हो सकता है कल कुछ ऐसी परिस्थितियां आए उनको लिबरल करना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में आज नागरिकता लेना बहुत सहज है। वो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्रवासियों का देश कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की नागरिकता न बनना हो। और चूंकि वहां लैंड एरिया बहुत है बेटा, जैसे मैंने आपसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया तो अगर एरिया वाइज बात करें तो भारत से बड़ा है। क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, और पॉपुलेशन इतनी है जैसे यहाँ के एक महानगर की जनसंख्या है। तो बस आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, और पॉपुलेशन कितनी है आप अंदाजा लगा लो। तो वहाँ लोगों को रहने के लिए बड़े स्पेसियस, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किसी का बैंगलोर वगैरह देखा होगा कहीं पिक्चर वगैरह में टीवी पे, तो बैकयार्ड वगैरह बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसको हम लोग नहीं, फार्म हाउस तो अलग चीज है। बैकयार्ड का मतलब होता है कि अपने घर के पीछे अहाता। हाँ, गांव में हाथा कहते हैं, आ छोड़ देते हैं। शहर में अहाता कहते हैं। तो वो एक एरिया तो यहाँ मैंने हमारे हिंदुस्तान में एक एक इंच के लिए तलवार निकल जाएगी, बंदूकें उठ जाएंगी, सब पॉपुलेशन इतनी है। तो वहाँ क्योंकि इससे बड़ा इशू नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आके लोग रहें, लेकिन ये है कि अच्छे लोग आके रहें। तो एक आपको घटना बताते हैं थोड़ा सा, फिर शुरुआत करते हैं।
किसी देश में आपको जाके रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। अपवाद में कुछ देश होते हैं। एक तो कहते हैं हम लोग पासपोर्ट। तो पासपोर्ट अगर होगा तो आप फिर देश की सीमाओं से बाहर निकल के किसी अन्य देश की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। अब नेपाल, भूटान, फलाना ढमाका छोड़ दो, इन लोगों के साथ हम लोग के अच्छे रिश्ते हैं। वीजा, वीजा ये अलाउड करता है कि आप इस देश में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा। अरे भाई ठीक है, पासपोर्ट ये अलाउड करता है, आपका देश अलाउड करता है कि आप अन्य देश में जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट के आप देश की सीमाओं को नहीं छोड़ सकते। तो पासपोर्ट हमारे देश का मामला है और वीजा उस देश का मामला है जिस देश में आपको जाना है। वो देश आपको अलाउड करेगा कि आपको हमारे देश में आना है कि नहीं आना है। तो जबरदस्ती आप किसी घर में थोड़ी जाएंगे। घर में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, नमस्ते नमस्ते करिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ आइए आइए चाय वाय पी लीजिए, तो विचार करेंगे। तो जब आप एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो इसमें दो लोगों की लायबिलिटी होती है। एक, जिस देश से आप बाहर निकल रहे हो वो देश आपको पासपोर्ट देता है, और एक वो देश जिसमें आप एंट्री करते हो वो देश आपको वीजा देता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये सब काहे बनाया गया। अच्छा, ना बनाया जाए तो अतीक अहमद और अशरफ भाई नजर आते भारत में, कहीं और ही निकल जाते। क्योंकि आप देश को जैसे ही छोड़ेंगे आपसे पासपोर्ट मांगा ही जाएगा। विदाउट पासपोर्ट यू आर नॉट अलाउड। ऐसे बैड एलिमेंट या इस तरह के लोग, या जिनको देश चाहता है कि इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हो, देश छोड़ के ना भागने पाए, ये सब तो पासपोर्ट की सुविधा है। वीजा कोई देश धर्मशाला थोड़ा ही है कि जिसको देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। तो हमारी इच्छा हम आपको आने दें कि ना आने दें। ऐसे ढेर सारे बैड एलिमेंट हैं जो किसी देश में जाके कुछ अनर्गल भाषण या कुछ इस तरह के व्यक्ति करे जिससे देश में परेशानी हो जाए, तो हम आने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। लेकिन एक वीजा है जिसको हर देश देना पसंद करता है, उसमें किसी देश को आपत्ति नहीं हुई, उसको हम लोग कहते हैं टूरिंग वीजा। तो टूरिंग वीजा का मतलब ये होता है कि भाई आपके देश में हम जा रहे हैं, थोड़ा घूमने टहलने जा रहे हैं। तो आप किसी देश में अगर घूमने टहलने जा रहे हो तो उस देश को क्या आपत्ति, इससे उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उस देश की जीडीपी बढ़ती है। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप किसी देश में घूमने जाओगे, खाना वाना खाओगे? नहीं, खाना नहीं खाएंगे, अपना खाना लेके आएंगे। अरे आप खाना खाओगे, वहाँ के होटल को यूज करोगे, वहाँ के ट्रेवलिंग मीन्स का यूज करोगे, ढेर सारी फैसिलिटी आप खरीदोगे, वस्तु खरीदोगे, इससे उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जैसे आपको पता है कि बहुत प्यारा सा देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की लगभग लगभग पूरी अर्थव्यवस्था ही निर्भर है टूरिज्म पे, उसे पैसा कमाता। श्रीलंका की जो दुर्गति हुई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण टूरिज्म था। कोविड के कारण टूरिज्म खत्म हो गया, बाकी अंदर कुछ 3-5 उन लोगों ने किया था। तो सब कहर एक साथ टूटता है ना भाई, एक समस्या हो तो दूसरा बैलेंस कर ले, बात समझ में आती है। एक तो ऑलरेडी समस्या, टूरिस्ट श्रीलंका में गए ही नहीं कोविड के बाद, और ऊपर से अर्थव्यवस्था में 3-5 और ऑर्गेनिक खेती और धमाका उन्होंने शुरू किया तो तबाही हो गई। मैं कुछ कह रहा हूं बेटा, आ रहा हूं मुद्दे पर। तो टूरिंग वीजा किसी देश को आपत्ति नहीं। कुछ इतने प्यारे देश होते हैं जो कहते हैं कि आप आ जाओ खाली हमारे यहाँ, हम यहीं एयरपोर्ट पे आपको वीजा दे देंगे। मैंने आपको पहले से टूरिंग वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे एयरपोर्ट पे आओ, 15-20 मिनट की फॉर्मेलिटी है, आपको हम टूरिंग वीजा दे देंगे। कुछ देश हैं थोड़ा रिजिड है, वो कहते नहीं पहले ही लेके आओ। लेकिन ये फॉर्मेलिटी बहुत बड़ी नहीं होती। वर्क वीजा पे तो बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, तो यार काम करने जा रहे हो तो बड़ा डिटेल वगैरह चाहिए। तो टूरिंग वीजा हर देश पसंद करता है, भारत भी पसंद करता है। भाई हमारे यहाँ ढेर सारे लोग आए तो क्या परेशानी। एजुकेशन टूरिज्म हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप यूरोप में और अमेरिका में बात करें तो मेडिकल टूरिज्म खूब हो रहा है, इलाज कराने और जाए। तो भारत में भी मेडिकल टूरिज्म हो रहा है। हाँ हाँ, आप देख लो, यहाँ से ढेर सारे लोग आँख वाँख ठीक कराने नेपाल में जाते हैं, एक मेडिकल। लेकिन चूंकि वहाँ
हमारे नेपाल के बीच में कुछ अलग तरह के रिश्ते, मैंने एक दिन बताया था आपसे। मेडिकल हब भी भारत बन रहा है। ये अच्छी न्यूज है कि जैसे कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं ना बेटा, बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल नेचर की बीमारियां, जैसे हार्ट की कुछ डिजीज है, एंजियोप्लास्टी वगैरह है, या इकोकार्डियोग्राम वगैरह है, इस तरह की जो फैसिलिटी भारत में है वो दुनिया में बहुत सस्ती है। इसलिए दुनिया के इवन विकसित देशों के लोग भारत में आके इलाज कराना चाहते हैं। 1/10 खर्चा आता है। जितना खर्चा उनको उस देश में लगता है उसका 1/10 खर्चा हो जाता है भारत में। कोई क्यों ना आके भारत में इलाज कराए। और टाटा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह है, संस्थान है, वो जाके देखो तो वर्ल्ड क्लास के हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास का है, डॉक्टर वगैरह है। बहरहाल, तो ऑस्ट्रेलिया में टूरिंग वीजा वो भी देगा, कोई भी देता है। अब टूरिंग वीजा क्यों दिया जाता है कि आपको बताना पड़ेगा कि भैया कै दिन रहोगे इस देश में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब कहें कि हम आए हैं तो 15 साल घूमेंगे, नहीं, 15 साल तो फिर फर्जी हो रहा है मामला। तो टूरिंग वीजा बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर आपका इरादा कुछ गलत है। तो ऑस्ट्रेलिया में टूरिंग वीजा लेके गए, मान लीजिए आप 1 हफ्ते के टूरिंग वीजा पे गए, तो आपके वीजा पे लिखा होता फलाने से फलाना तारीख, और मान लीजिए हम ना आए तो, अरे भाई पुलिस आपका हाथ पकड़ के थोड़ी घुमाती है। निकल लिया कहीं दाहिने बाएं, कुछ लोकल इलाके में जाके, हाँ, कौन ढूंढेगा आपको। थाईलैंड जाते हैं सब, मलेशिया भारत वाले यही करते हैं, भाग जाते हैं। गांव वाले इलाके में तो पुलिस कहाँ ढूंढ पाती है, मूंगफली बेचने लगते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा समझिए, अगर किसी का वीजा एक्सपायर कर गया तो पुलिस पकड़ेगी। पुलिस आपका वीजा चेक करेगी कि मैंने आपका वीजा वैध है कि नहीं है, और नहीं है तो कहाँ कहाँ ले जाएगी, कहा देंगे फुटकर उठकर है ही नहीं, सब पैसा वैसा खत्म हो गया, या तो आप हमको भेज दीजिए। हाँ, उस नहीं, वहां क्यों नहीं, वो धर्मशाला सराय थोड़ी बनी हुई है। हाँ, उनको हो सकता है बता सकते हैं कि भाई आपके एक देश के नागरिक को हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन समस्या ये है कि वो अपने किराए से आपको भेजेंगे थोड़ी, नहीं तो बढ़िया ड्रामा हो जाए। घूमने गए अपने किराए से और आते समय वहां की सरकार भेजे अपने किराए से, तो ये नहीं होता तो जेल में भेज देते। क्योंकि जेल वेल ऐसी चीज है जिससे बहुत घबराते हैं, भारतीयों को छोड़ के, है ना। इंडियंस जेल वेल से नहीं घबराते, और कुछ जो घुटे हुए ऐसे लोग हैं जिनको जेल बहुत पसंद है। बहरहाल, भारत की जेलें क्या है, मुझे लगता है गाहे बेगाहे आपने सुना ही होगा। कुछ वीवीआईपी को छोड़ दें तो उनके लिए तो जेल पूरा सारी सुविधाओं से लैस है। अभी आपने कुछ वीडियो देखा होगा, जो मंत्री लोग पकड़ा है दिल्ली सरकार के, जेल में मसाज करा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, क्या क्या है वो सब छोड़ दो। लेकिन आम आदमी के लिए उतनी सुख सुविधा नहीं होती जेल में। ऑस्ट्रेलिया की जेलों के बारे में पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जेलों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सर्वोत्तम जेलें, बेहतरीन जेलें हैं। वहां की जेलों में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, जिम से लेके वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट के सारे साधन, मानवाधिकार बड़ा तगड़ा है वहां, है ना। और कहा जाता है कि कैदी के इच्छा के अनुरूप भोजन देना होगा। जिम वर्ल्ड क्लास होना पड़ेगा, कैदी है वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, क्या आप उसको मारने का इरादा रखते हो क्या। अब खाना अपने मेनू के हिसाब से, वर्ल्ड क्लास की मेडिकल फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास का जिम, एंटरटेनमेंट के लगभग सारे साधन। बस एक ही परेशानी है, इधर उधर घुमक्कड़ ही नहीं कर सकते। तो अब जाहिर सी बात है कि दुनिया के कुछ देश के लोगों के लिए तकलीफ दे हो सकता है, भारतीयों के लिए तो कतई तकलीफ दे नहीं। वो तो वहां टूरिंग वीजा लेके जाके जान जान के पुलिस के सामने घूमते हैं जब एक्सपायर हो जाता, कि हमको पकड़ो। पकड़ेगी पुलिस, वीजा दिखाई, वीजा तो एक्सपायर हो गया, या जी हो गया एक्सपायर,
कहेंगे आपको बंद करेंगे, तो कर दीजिए। अब बढ़िया खाना खा रहे हैं, जिम में जाके डोले शोले बना रहे हैं, 3 पैक 6 पैक बना रहे हैं, इंटरनेट है, बाकी चीजें हैं, अखबार है, टीवी है। अरे भाड़ में जाए, दुनियादारी कट जाए, जिंदगी यही तो बड़ा अच्छा है। ये किया भारतीयों ने, और भी देश के लोग करते हैं, लेकिन भारतीय इसमें सबसे आगे। तो हुआ क्या कि वहां के पार्लियामेंट में बजट हर जगह प्रस्तुत होता है। बजट प्रस्तुत हुआ तो खर्चे वर्चे की चर्चा होती है सदन में। हम लोग भी पढ़ेंगे भी, बजट आएगा तो चर्चा हुई बजट की। तो उसमें बताया गया कि भाई बहुत बड़ा खर्चा है ऑस्ट्रेलिया की जेलों का। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जेल पे इतना खर्चा है। बवाल हो गया सदन में, अरे इतना पैसा जेल पे खर्च करोगे, कहाँ खर्चा हो रहा है? तो कहाँ कैदी लोग हैं, उसमें सबसे अधिक भारतीय लोग हैं। तो खा पी रहे हैं, दुनिया भर की फरमाइश है तो पूरी करनी है साहब। तो फिर वहां पे ये हुआ कि नहीं नहीं भैया, ये सरदर्द काहे पाल रहे हो, उनसे पूछो ना क्या इरादा है उनका। तो पूछते हैं जाके, भैया बताइए आपका कोई रिश्तेदार उश्तेदार है इंडिया में जिसको सूचित किया जाए कि आप जेल में बंद हो, और कोई आपकी बेल वेल करा? कहते कोई रिश्तेदार है ही नहीं हमारा, हम तनहा हैं धरती पर। कौन बवाल मोल रहे? अब लो, एक रास्ता था वो भी बंद कर दिया। इरादा क्या था? कट जाए जिंदगी यार, इससे बढ़िया जिंदगी और कहाँ कटेगी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारे ऊपर बर्डन हो, आप यहाँ की सरकारों के ऊपर बोझ हो, तो आप जेल के बाहर जाओ। तो क्या कहाँ जाए जेल के बाहर भाई, हमारे देश भेज दो। अब सबको वहां की सरकार देश भेजे तो भेजती रह जाए। तो सरकार ने कहा कि भैया जी, यहाँ के नागरिक हो जाइए, जान छोड़ दीजिए, जाइए। ऐसे ऐसे लोग नागरिक हो जाते हैं, माने एक तरह से ब्लैकमेल करके। तो चूंकि वो सिटीजनशिप देने में उसको बहुत परेशानी नहीं है, अच्छे लोग हों, देश में अच्छे से रह पाए, तो क्या दिक्कत है। और इसका दुरुपयोग किया लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में नागरिकता बन के दिखा, भी पढ़ाएंगे नागरिकता, देखेंगे क्या क्या मजेदार स्थितियां हैं, सब पे चर्चा हो। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा अभिप्राय है बेटा कि नागरिकता कभी भी अस्थायी हो ही नहीं सकती, इसको अस्थायी नहीं बनाया जा सकता। तो संविधान सभा भी अस्थायी नहीं बनाएगी। लेकिन हाँ, नागरिकता जब बनेगी, उस समय की समस्या को ध्यान में तो रखा ही जाएगा। उस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें एक उदाहरण बताऊं, आपको पता है कि अमेरिका प्रवासियों का देश है? अमेरिका अप्रवासियों का देश है ना। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के शायद ही किसी देश का व्यक्ति ऐसा होगा जो अमेरिका में जॉब नहीं करता होगा। अरे भारतीय बहुत ढेर सारे हैं, पाकिस्तानी हैं, कहाँ के लोग नहीं हैं अमेरिका में जो जॉब कर रहे हैं, कुछ बहुत हाई प्रोफाइल पदों पे हैं। अरे भाई, सुंदर पिचाई परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि आप जान ही रहे हो कितनी उनकी सैलरी वगैरह है। गूगल के सीईओ हैं शायद। ये सब तो सपना है किसी यूथ का ना बेटा, अमेरिकन का सपना होगा। भारतीय को तो छोड़ दो, अमेरिका के यूथ का सपना होगा कि हम ये सब सीईओ वगैरह बन जाए। तो बोल नहीं रहे। गूगल का सीईओ होना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। सैलरी वगैरह इतनी हैंडसम है कि आप सोच के तबीयत खराब हो जाएगी। अरे वही तो कह रहे हैं ना कि वो किसी ने कैलकुलेट किया था एक एक सेकंड का हिसाब, तो वो भी हजारों डॉलर में आ रहा था। अब सोच लीजिए आप। तो जाहिर सी बात है कि वो तो एक एक पद है ना बेटा, ऐसे तो न जाने कितने पद होंगे। सब गूगल नहीं है, लेकिन और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बढ़िया बढ़िया पदों पे हैं बच्चे। भारतीय बहुत ज्यादा हैं, अन्य देश के लोग भी ज्यादा हैं। तो अब एक बात मुझे बताइए कि शादी विवाह करते समय जो बच्चियां होती हैं, वो चाहती है ना कि मेरा हस्बैंड थोड़ा कमाने धमाने वाला हो और थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो। अब वो किसको नापसंद है भाई, किस बच्ची को नापसंद है? तो ये परेशानी होने लगी कि अमेरिकन लेडी ने ये विरोध किया कि आखिरकार ये ढेर सारे भारतीय जो यहाँ बड़े हाई प्रोफाइल पदों पे हैं, हम इनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? भाई सुंदर पिचाई से विवाह क्यों ना करना चाहे कोई बच्ची? तो अगर हमारी इच्छा है विवाह करने की, तो हम क्यों ना विवाह करें? तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कहाँ रोक लगी है विवाह करने पे, आप विवाह कर लें, कोई परेशानी नहीं।
कहा वो तो हमको भी पता है, कोई परेशानी नहीं, बच्चों का क्या होगा, उनका तो क्लियर करो ना। तो कहा उसमें क्या, पहला बच्चा होगा तो हिंदुस्तानी, दूसरा होगा तो अमेरिका का। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, और जिसका एक ही बच्चा होगा उसका क्या होगा, आधा आधा। नहीं ना, मजाक कर रहे हैं। तो क्या था इशू जरा समझ लें। तो उन लोगों ने ये सॉरी तो वहां पे आपको पता है कि सब चीजें बहुत मानवाधिकार वगैरह दुनिया भर की। तो महिलाओं ने अपना समूह बनाकर प्रोटेस्ट किया कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अमेरिका सरकार ने फिर अमेंडमेंट किया, कहा कि भाई यूएस लेडी अगर किसी अब्रॉड कंट्री के व्यक्ति से विवाह करती है तो विवाह के आधार पर वो व्यक्ति अमेरिका का नागरिक हो जाएगा, और फिर बच्चे उच्चे की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है आप समझ रहे हो खत्म ही होगी। अच्छा था ना, अभी आगे बताएंगे कितना अच्छा था, है ना। अरे बड़ा बवाल हो गया, अभी बाद में चर्चा करेंगे, इधर आओ बेटा। तो दो भागों में बटा, पहला ये और दूसरा, हाँ 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा। लेकिन ये किसने बताया बेटा, संसद ने बनाया, है ना। तो एक एक की बेटा चर्चा कर लेते हैं, इन्होंने क्या बनाया, है ना। तो इसमें थोड़ी सी बात हुई थी आपसे कि जब संविधान सभा ने नागरिकता के प्रावधान बनाए तो उस समय की क्या समस्या थी। मैंने कहा था इस समय की समस्या को हम लोगों ने चार भागों में बांटा था। कल ही तो, कल क्या माना, पिछले लेक्चर में बात हुई थी। तो चार भाग कौन था, एक जो यही थे, कहीं भागे भोगे नहीं। दूसरा मैंने कहा P2I माने पाकिस्तान से इंडिया, और तीसरा I2P माने इंडिया टू पाकिस्तान, और एक चौथी समस्या, हाँ विदेशों में बोल रहे हैं। ये चार समस्या थी ना बेटा, ये तो मुंह बाय खड़ी थी, क्योंकि इस समस्या को तो पहले सेटल कर लेना था। इस समस्या को जब सेटल करेंगे तब कुछ सोचा जाएगा कि नागरिकता लेंगे कैसे, देंगे कैसे, वो बात की बात। तो इस चार समस्या को तीन कैटेगरी में बांटा गया। इन दोनों को एक कैटेगरी बनाया गया, तो कितनी कैटेगरी हो गई, तीन। देख लो, चार समस्या को कितनी कैटेगरी में बेटा, तीन कैटेगरी में। इसको कहा गया अधिवास के आधार पर। अभी मैं सब बताता हूं बेटा, थोड़ा देख ले। इसको कहा गया प्रवर्जन के आधार पर, ठीक है। इसको कहा गया पंजीकरण के आधार पर। थोड़ा सा इसका इंग्लिश सुनोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसको कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं लोग। तो इसको क्या कहा गया बेटा, अधिवास, डोमिसाइल या अधिवास। इसको कहा गया माइग्रेशन। कभी कभी अंग्रेजी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। माइग्रेशन, अरे भाई एक आप कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो माइग्रेशन शब्द बड़ा परिचित नहीं है। माइग्रेशन माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना। तो क्या ये दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं है? ये अलग बात है कि कहां से कहां जाना है, बोल नहीं रहा बेटा। और इसको कहा गया पंजीकरण के आधार पे, यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा। तो लिखो, शुरुआत करो। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को प्रदान की गई नागरिकता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी बेटा, तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। हिंदी इंग्लिश सब लिखिएगा आप। पहला, पहला प्रवर्जन के आधार पर। पहला क्या बेटा, प्रवर्जन के आधार पर। प्रवर्जन माने माइग्रेशन, वेरी गुड।
प्रवर्गन के आधार पर। ठीक है। दूसरा, अरे सॉरी, पहला नहीं प्रवर्जन में बेटा, पहला अधिवास के आधार पे ना, लिख लिया है ना। दूसरा प्रवर्जन के आधार पे, हो गया बेटा। प्रवर्जन को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? माइग्रेशन, माइग्रेट करना, हो गया। और तीसरा पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या बेटा? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण को इंग्लिश में कहेंगे क्या बेटा? रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिला जुला के उस समय की 4 समस्याओं को 3 भागों में बांट लिया गया। और जब नागरिकता दी जाएगी, तो सुन लो बेटा, जब नागरिकता दी जाएगी या दी गई उस समय 26 नवंबर 1949 को, तो बताया गया कि किस वाले आधार पे। तो जैसे अगर पहली श्रेणी में किसी को नागरिकता दिया तो कहा गया कि ये अधिवास के आधार पे भारत के नागरिक हैं, डोमिसाइल के आधार पे भारत के नागरिक हैं, और जो इधर उधर भगदड़ वाले के हिसाब से नागरिकता हुए तो उनको कहा गया प्रवर्जन के आधार पे। और अगर ये कहा गया कि पंजीकरण के आधार पे नागरिक हैं, तो आप समझ लो कि विदेश में रहे होंगे। यानी उस समय की 4 समस्या को, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है साफ साफ कि 4 समस्या को कितनी श्रेणी में बांटा गया बेटा? 3। अब हर श्रेणी की कुछ शर्तें थी। अधिवास के आधार पर नागरिकता हम देंगे तो उसकी कुछ शर्तें होंगी ना, कि जो इन शर्तों को पूरा करेगा उनको हम अधिवास के आधार पर भारत की नागरिकता देंगे। प्रवर्जन के आधार पर भी शर्तें रही होंगी, पंजीकरण के आधार पर भी शर्तें रही होंगी। एक एक को बेटा क्लियर कर लिया जाए। पहला, अधिवास के आधार पर नागरिकता। पहला क्या बेटा? अधिवास के आधार पर नागरिकता। एक एक को बेटा ध्यान से पढ़ो, बहुत हड़बड़ी से बात बनेगी नहीं, लिखा हुआ हर जगह है। तो लिखा कहाँ है? मैं आविष्कारक थोड़ा ही हूं। जैसे हो सकता है हमारे मित्रों को लगे कि अरे ये आविष्कार ही कर दिया, ना भैया, मैं सिर्फ इंटरप्रिटेटर हूं। मैं किताब और आपके बीच में पुल का काम करता हूं, बस मेरी इतनी सी भूमिका है। ये नागरिकता के प्रावधान हम बनाए हैं? अरे नहीं भाई, उन्होंने जो बनाया है उन्हीं को हम अपनी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो हर जगह लिखा ही है। बेयर एक्ट ले लो, वहां भी लिखा है, हर जगह लिखा है। लेकिन समस्या ये है कि वो भाषा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है, मतलब क्या निकल रहा है। तो हम लोग निकाल उकाल के बैठे हैं मतलब। तो देखो, खाने से मतलब रखो। एक बच्चे ने कहा कि सर इसको हम नहीं पढ़ सकते, आप ना पढ़ाएं तो। नहीं, अच्छे शब्दों में कहा था, भावना उसकी खराब नहीं थी, बिल्कुल पढ़ सकते। तो कहा कि फिर आप लोगों की क्या भूमिका है, बता रहे हैं क्या भूमिका है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने न जाओ तो घर में खाना नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों? बता रहे हैं क्यों। देखो, जब 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हो तो सिर्फ आपको पॉकेट में पैसा वैसा होना चाहिए, और ये एकदम वार्म वेलकम, और इतनी नफासत से और इतने सलीके से, इतने टिकट से आपको खाना खिलाया जाएगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। और जायका वो कि पूछो मत, डिलीशियस। आपसे कोई सरोकार नहीं है कि कैसे बना है, यह है सरोकार। नमक कितना डाला है, फलाना कितना डाला है, धमाका कितना डाला, इससे आपसे मतलब। आप सिर्फ इंजॉय करिए, डिश का मजा लीजिए, है ना। और घर पे बनाइए उसी डिश को। हाँ, तो अब पता चले नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, या हो सकता है सही रेसिपी नहीं मिल पाई हो, या कुछ परेशानी हो गई हो। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है
कि अगर निरंतर बनाते रहेंगे तो एक न एक दिन परफेक्शन मिल ही जाएगा। इतना वक्त है नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोगों की भूमिका है, आइए बैठिए और एकदम परफेक्शन रिसीव करिए। वो कहते हैं ना कि आम खाइए और फिर बाकी कोई मतलब मत रखिए आप, तो वही हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं ना बेटा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो काम आप पिछले 10 मिनट में करोगे उसे घर पे शायद महीनों लग जाए उस परफेक्शन तक जाने के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है। हम आपका समय बचाते हैं, आपको परफेक्ट बना देते हैं, बाकी आप पढ़ के भी परफेक्ट हो जाओगे। बस ये कि थोड़ा गलती वलती करोगे, फिर उसको सुधारोगे, फिर ये सब होगा। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है बेटा। वी आर नॉट क्रिएटर, मैंने बार बार कहा, वी आर इंटरप्रिटेटर। हम इंटरप्रिटेट करेंगे बस। कितना बढ़िया इंटरप्रिटेट कर लेते हैं वही हम लोगों की एक जीत है एज अ टीचर। 12, तो ये कहा गया कि अधिवास के आधार पर जो नागरिकता होगी वो अनुच्छेद 5 के अनुसार होगी। यानी आर्टिकल 5 में ही लिखा हुआ है कि नागरिकता जो दी जाएगी वो अधिवास की, यानी अधिवास के आधार पर किसी को अगर नागरिकता दी जाएगी तो इसकी ताकत देता है अनुच्छेद 5। ठीक है, कल को पूछा जा सकता है अधिवास के आधार पर नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में। छोटा सा है, कोई ऐसा तथ्यात्मक चीज है तो अनुच्छेद 5 में। अब यह भी पूछा जा सकता है कि अधिवास के आधार पर नागरिकता की शर्तें क्या है। अभी कुछ तो शर्त होगी, ऐसे थोड़ी कि नागरिकता दे देंगे। तो क्या शर्तें हैं पहले थोड़ा सुन लो बेटा, फिर हम लोग लिखेंगे। तो अधिवास के आधार पर जो नागरिकता है, एक तो इसका वर्णन है आर्टिकल 5 में, ये तो याद रखना ही रखना है। अरे मैंने बताया था 4 समस्या के लिए 4 अनुच्छेद, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। हाँ, उसमें से 2 समस्या एक ही बिरादरी की है। वो पाकिस्तान से भारत आओ चाहे भारत से पाकिस्तान जाओ, प्रवर्जन तो हुआ ही है। ये अलग बात है कि कहां से कहां हुआ है ना बेटा। अधिवास के आधार पर नागरिकता की 2 शर्तें, तो ध्यान से देखना बेटा, इसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। 1 और 2, ठीक है। और कहा गया कि जो इन दोनों शर्तों को पूरा करेगा उसे ही अधिवास के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक तो शर्त पूरा करने से नहीं बात बनेगी, दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ये दिमाग में आ रहा है। लेकिन दूसरे में 3 विकल्प दिया गया, ए बी सी। नहीं समझ पा रहे? अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, अभी हम खाली कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे में खाली एक ही चीज नहीं दी गई है, उसमें 3 बातें दी गई है। क्लियर है बेटा? कहा गया कि एक तो आप पूरा कर लो और दूसरे के 3 में से किसी एक को पूरा कर लो। पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं? तीनों नहीं पूरा करना है। हाँ, मैंने ये समझ लो कि एक तो हर हाल में चाहिए, हाँ कंफर्म है। और उसने कहा कि दूसरे में जो हम 3 विकल्प बताएंगे इसमें से कोई ना कोई एक जरूर लागू होना चाहिए। यानी नागरिकता के लिए क्या शर्त हो गई? वो हो गई 1+A, 1+B या 1+C। ये भी है तो भी नागरिक है, ये भी है तो भी नागरिक है, और ये भी है तो भी नागरिक है। इसका यह अभिप्राय मत समझिएगा कि 1+ABC, ए हो जाए तो भी चलेगा, बी हो जाए तो भी चलेगा, सी हो जाए तो भी चलेगा, सब हो जाए बड़ा अच्छा है। हाँ, सब भी लागू हो सकता है, लेकिन सब लागू हो ना हो कम से कम एक लागू होना चाहिए। बस उसी को लिखना है बेटा। लिखें, अधिवास के आधार पर नागरिकता की 2 शर्तें हैं। अधिवास के आधार पर नागरिकता की कितनी बेटा? 2 शर्तें हैं।
तो पहला वाला तो मैंने बताया उसमें कोई विकल्प है ही नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। तो पहला नंबर 1 क्या है बेटा, लिखिए, संविधान के प्रारंभ होते समय, संविधान के क्या बेटा, प्रारंभ होते समय, थोड़ा डिटेल में कोई कंफ्यूजन न रह जाए, अर्थात 26 नवंबर 1949। अब ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि संविधान सर तो 26 जनवरी को हुआ था ना। नहीं नहीं, नागरिकता वाला तो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, है ना। ये कहा गया कि संविधान के प्रारंभ होते समय जिसका भारत में अधिवास हो, ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को जो भारत में रह रहा हो, इस वाले भूभाग पे जिसको हम लोग भारत कह रहे हैं। क्लियर है बेटा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, 26 नवंबर 1949 को तो बहुत लोग भारत में रह रहे थे, ढेर सारे विदेशी भी भारत में रह रहे थे। तो अगर एक ही खाली हम लोग लागू कर लिए होते तब तो बवाल हो जाता ना। तो एक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस पूरा कर लें पहले। संविधान के प्रारंभ होते समय अर्थात 26 नवंबर 1949 को उसका अधिवास भारत में हो। यानी भारत में रह रहा हो, ठेठ भाषा में अगर कहें तो, है ना। इसको अधिवास अगर बड़ा टिपिकल वर्ड लग रहा है ना बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है। आम बोलचाल की भाषा में हम निवास कह सकते हैं। हम आपके इसमें नोट में निवास लिखा दें और परीक्षा में आ गया अधिवास, तो बेड़ा तो गर्क हो जाएगा। तो शब्दों से भी परिचित होना है। हम बता रहे हैं ना, अधिवास का अभिप्राय कुछ और नहीं है। जब हम लोग अधिवास लेते हैं ना, तो कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वास्तव में इसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना बेटा। तो अब आम बोलचाल में निवास कहते हैं, लेकिन एक बड़ा विशुद्ध इसका शब्द है जो संविधान में प्रयोग किया गया, वो अधिवास। ये तय हो गया 26 नवंबर 1949 को वो भारत में रह रहा हो, ये पहली शर्त है। क्लियर है, अधिवास के आधार पर लिखें। दूसरी शर्त क्या है बेटा, नंबर 2, इसमें 3 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प बेटा, 3 विकल्प दिए गए। और 3 विकल्प में क्या कहा गया बेटा, लिखना पड़ेगा। ए, जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। जरा सब ध्यानवान से लिखिएगा, जिसका जन्म कहां हुआ हो बेटा, अविभाजित भारत में हुआ हो। तो समझ आ रहा है। जिससे मान लीजिए अविभाजित भारत मतलब वो पाकिस्तान वाला पूरा इलाका, बांग्लादेश भी आज का, पूरा इलाके को अविभाजित भारत कहा जाता था। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई बांग्लादेश वाले इलाके में रहता हो और 26 नवंबर 1949 के पहले आके इधर रह रहा हो, पूरी तो हो गई दोनों शर्तें ना। क्लियर बेटा। तो पहली भी पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी हो गई। अगला, जिसके माता पिता, दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है बेटा। तीसरा, तीसरा माने सी, कम से कम 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, माने इस वाले भूभाग पे रह रहा। अब इसको मिला मिला के पढ़िए तो सारी कहानी साफ है। अब हम पढ़ के दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है।
तो जैसे पहली कंडीशन से अगर कोई अधिवास के आधार पर नागरिक हुआ तो उसके लिए क्या लागू होगा कि 26 नवंबर 1949 को वो भारत में था, उसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, वो अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक हुआ, पहले वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, संविधान के प्रारंभ में वो भारत में रह रहा था, उसका जन्म भले ही इस अविभाजित भारत में न हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता और दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा, भाड़ में गया जन्म, संविधान के प्रारंभ में भारत में था और उसके 5 साल पहले से यहां रह रहा हो, कहीं का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे अंग्रेज भी भारत की नागरिकता पा गए। अरे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना बेटा, उसमें कहा गया था कि अंग्रेज भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, यहां बस सकते हैं, लिखाया भी होगा। तो संपत्ति खरीद के बस गए अगर, तो अब जाहिर सी बात है वो तो इस कैटेगरी से भारत के नागरिक हो ही जाएंगे। अरे 1935 और कहा 1949 की बात हो रही है भाई, क्लियर है बेटा? तो मैंने कहने का अभिप्राय क्लियर हुआ। कंडीशन 1 अनिवार्य है, कंडीशन 2 में 3 विकल्प आपके पास है, 3 में से कोई एक कम से कम हो, सब हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो अगर उस जमाने की बात करो तो हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं तो किस वाले से हैं? मुझे लगता है इसी वाले से, अधिवास के आधार पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज वो कैटेगरी नहीं है, वो 1955 में बदल दिया गया। दूसरा बेटा, प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता। अगला क्या है बेटा? प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता, माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता। है ना बेटा? तो चूंकि प्रवर्जन 2 प्रकार का हुआ था, इसलिए जाहिर सी बात है यहां 2 अनुच्छेद होंगे। पता नहीं ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। प्रवर्जन का मैंने ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तान से भारत आया, भारत से पाकिस्तान गए, मैंने सिर्फ प्रवर्जन बोला। तो प्रवर्जन तो 2 प्रकार से हो रहा था ना बेटा, तो जाहिर सी बात है यहां 2 अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7। वही ब्रैकेट में लिख लो, समझने में आसानी होगी। आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 अब अलग अलग करके लिखेंगे। तो प्रवर्जन के आधार पे 2 कैटेगरी बनाई गई, क्योंकि प्रवर्जन 2 प्रकार से हुआ। तो पहला बने ए, पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। पाकिस्तान से क्या बेटा? आने वाले की नागरिकता। अब क्लासिफाइड कर सकते हैं आर्टिकल 6। इसमें कई शर्तें बेटा बताई गई हैं। कहा गया कि इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करे तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो लिखना पड़ेगा, पहला, यदि उसका जन्म कामा उसके माता पिता का जन्म उसके नाना नानी का जन्म कामा उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। क्लियर है बेटा? तो अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खुद का जन्म हुआ हो, माता पिता का जन्म हुआ हो, दादा दादी नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, और ऐसे क्षेत्रों से जो भारत के अधीन न रहा हो, वहां से भारत के क्षेत्र में चला आता है, तो उसको प्रवर्जन के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर है बेटा? आगे
यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और सामान्य रूप से रह रहा हो, तो अब दोनों को पेस्ट कर सकते हैं। बोल नहीं रहे बेटा। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और सामान्य रूप से रह रहा हो। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब दोनों को जोड़ के पढ़ें। 19 जुलाई 1948 से पहले ऐसे इलाकों से भारत में आ चुका हो जिसका खुद का जन्म, माता पिता का जन्म, दादा दादी का जन्म, नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक प्रयोजन के आधार पर मान लिया जाए। एक बच्चा एकदम भड़क गया, कहा ये 19 जुलाई कहां है लिखा। अभी एक अगली शर्त आप देखोगे, वह भी आपको बताएंगे। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया, अरे भाई एक लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको दिख रही है 19 जुलाई, तो आखिर क्या सुरखाव का पर लगा? 18 जुलाई कर दिए होते यार, हाँ कुछ और कर दिए होते। तो ये कहा गया कि 19 जुलाई, हाँ 1948। अब ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई, इसके पहले इसके बाद। तो इसके पहले तो ये है कि आ जाओ और रहो, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ है। कहा गया कि जो 19 जुलाई 1948 के उपरांत आए हों वो 6 महीने रह ले। क्लियर है? उसके बाद उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो पाकिस्तान के इलाके से भारत में आते हैं तो उनको तुरंत नागरिकता नहीं दी जाएगी, 6 महीने रह ले, उसके बाद उनको प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है बेटा? तो 3 शर्तें हो गई, 3 बातें हो गई। पहला आपने देखा, दूसरा देखा 19 जुलाई 1948 से पहले, और तीसरा आपने देखा 19 जुलाई 1948 के बाद। आखिर ये 19 जुलाई 1948 का मामला क्या है, थोड़ा उसको समझ लें। एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ ना बेटा, बड़े विचित्र ढंग से हुआ। हम लोग बटे कहां थे बेटा? तब तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। हमारे लोग उधर थे, उधर के लोग इधर थे, यहाँ रिश्तेदारियां, वहां रिश्तेदारियां, वहां नातेदारियां, यहाँ नातेदारियां। क्या आज अभी भारत के ढेर सारे मुसलमानों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में नहीं है? हमारे यहाँ ढेर सारे हिंदुओं की रिश्तेदारी वहां के हिंदुओं से रही होगी, वैसे हिंदू बचे ही नहीं, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था बेटा कि एकदम से आप डिमार्केट नहीं कर सकते। जो हजारों हजार साल तक हम साथ रहे हैं, ऐसे कैसे एकदम से लाइन खींच के अलग अलग कर सकते थे? तो हो ये रहा था बेटा, भगदड़ मची थी, उधर से भाग के इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रमित हो गए थे। ये तो तय था कि वो इस मुस्लिम राष्ट्र बना, ये क्लियर नहीं था कि हिंदू राष्ट्र है। उहापोह की स्थिति थी, रबी 48 में तो उहापोह की स्थिति ही रहेगी ना बेटा। जिसमें देश का विभाजन हुआ उसमें कौन गारंटी थी कि आप धर्मनिरपेक्ष बनोगे कि क्या बनोगे? लेकिन ये तय था कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट तो बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। तो अब इसमें हो ये गया कि कुछ पैनिक हो गया लोगों के बीच में, तो हिंदू उधर से भाग के इधर आए, कोशिश कर रहे थे हिंदू उधर से भाग के इधर आने की। अच्छा, कोशिश भी क्यों ना करें, क्योंकि वो तो कन्फर्म एक मुस्लिम राष्ट्र बना। अब प्रतिक्रिया स्वरूप इधर के जो मुसलमान थे वो उधर भाग रहे थे, क्यों न भागेंगे? और ये भागम भाग बड़ी आसानी से, प्यार से नहीं हो रहा था, मार काट मच गई, हजारों हजार लोग मार दिए गए। जाओ अपने देश, कहा है ये बांट लियो तो इधर क्या खटास हो जाती है ना मन में। तो उन्होंने कहा कि अब अपने देश चले जाओ।
तो उधर से हिंदुओं को मारा गया। ट्रेनें आती थी ना बेटा, पूरी ट्रेन लाशों से भर भर के आती थी। तो प्रतिक्रिया तो आती है ना बेटा, फिर इधर से भी प्रतिक्रिया होगी, ये भी होने लगा। अब हुआ ये कि जो भगदड़ वाला मामला था, तो कुछ मुसलमान उधर से भाग के भी आ गए थे, इधर मुसलमान भी आ गए थे। मौका मिला था तो सोचे नाते रिश्तेदार इधर हैं तो इधर ही चलते हैं। यहां मारकाट देखी तो फिर भागे। और कुछ इतने बड़े नालायक थे, वो रुक ही नहीं रहे हैं। अरे रुको पहले, तो इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के इधर, इधर से भाग के उधर दौड़ रहे हैं खाली। तो एक जगह कहीं रोको मेरे भाई, तब तो निर्धारित हो कि आपको नागरिकता कौन सी दी जाए। ये भगदड़ होती रही। फिर दोनों सरकारों ने यह फैसला किया कि अब 19 जुलाई 1948 के बाद बिना विहित प्रक्रिया की अनुमति लिए कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 19 जुलाई 1948 के पहले ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, जो जिधर मन करे उधर भागे, जय बार मन करे तय बार भागे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद ये तय हो गया कि अब सरकार की अनुमति के बिना पर ही कोई इस सीमा से उस सीमा में प्रवेश करेगा, इसलिए तारीख लगा दी है। क्लियर बेटा? अभी हम लिखा देंगे, यानी अब सीमाओं को क्रॉस करने के लिए विहित प्रक्रिया से आपको आना जाना होगा, उसके पहले ऐसा नहीं। तो अभी दूसरा लिख लियो बेटा, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आया हो और सामान्य रूप से कितना बेटा? हाँ, रह रहा हो। लिखे आगे, माने 6 महीना क्या, माने रह रहा हो भारत में। इसमें 6 महीने का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ ये प्रावधान है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व आया हो और सामान्य रूप से रह रहा हो। 6 महीने की शर्त तो उनके साथ लगाई गई जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, और जाहिर सी बात है विहित प्रक्रिया से आए होंगे। तो आप 6 महीना यहां रह लो, फिर आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा, आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगला तीसरा बेटा, हाँ, यदि वह 19 जुलाई 1948 के उपरांत भारत आया हो, अच्छा एक बात मुझे बताइए, 19 जुलाई 1948 के उपरांत अगर आया होगा तो कुछ नाम वाम तो लिखा ही गया होगा, ऐसे तो आएंगे नहीं, अब विहित प्रक्रिया से आएंगे। तो आए हो, 6 महीने भारत में रह लीजिए, फिर आप अपना पंजीकरण करा लीजिए एक नागरिक के रूप। क्लियर है बेटा? आए हो, 6 महीने रहने के उपरांत नागरिकता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते थे। हो गया बेटा? अब अगला बड़ा समंजस वाला है कि ये काहे लिखा, आज वो क्लियर होगा काहे लिखा। लिखें, भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले की नागरिकता। भारत से कहां बेटा? पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले की नागरिकता। अनुच्छेद 7। देखो बेटा एक बात तो ध्यान से सुनिए, हम डिटेल में जा रहे हैं, है ना, बहुत घबराइएगा मत। हम तो जड़ का आखिरी सिरा पकड़ेंगे, है ना बेटा, नहीं होगा इतना डिटेल कंपटीशन, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते बेटा, हम पूरा बात करेंगे। वो प्रवर्जन के आधार पे पूछ लें, वो अधिवास के आधार पे पूछ लें कि अनुच्छेद कौन है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम तो एक एक पॉइंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं बेटा। इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि पॉइंट हम भले भूल जाएं, आधार तो नहीं ही भूलेंगे। जब आप डिटेल में जाते हैं तो इसका बेनिफिट ये जरूर मिलता है, लेकिन हम खाली आधार बताएं तो आप वही भूलने लगोगे।
बस ये इरादा है बेटा कि थोड़ा डिटेल में। और एक बात कि प्रतिबंध तो लगा नहीं है, यही पूछ लेंगे तो अधिवास के आधार पर नागरिकता की क्या शर्तें थी। आप कहेंगे बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे, ये काहे पूछ ली, अरे वो जो मन करेगा पूछेंगे। ये अलग बात है कि नहीं पूछते, आपको उतना तंग नहीं किया जाता, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाए क्या, नहीं पूछेंगे, जो मन करेगा वो पूछेंगे। तो भैया जी हम सतर्क रहें। देखो जिंदगी का सवाल है बेटा, आर पार की लड़ाई है, तो क्या दिक्कत है अगर हम डिटेल में चले जाएं। तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में गेन करें, लोगों से एक कदम आगे रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि जो मन करे पूछो। लेकिन जो खाली अधिवास रटा है, प्रवचन रटा है, उसको ये तो डर होगा कि अगर अधिवास की शर्तें पूछा तो क्या होगा, पाकिस्तान से भारत आने वाले की शर्तें पूछा तो क्या होगा। तो हम लोगों के लिए ये प्रश्न नहीं है कि क्या होगा, अरे पूछो तो सही, हम तैयार हैं। क्लियर है बेटा, बस इसीलिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं बेटा आगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के उपरांत ऐसे क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो, एक मार्च 1947 के उपरांत ऐसे क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो, उपरांत कहा गया ना बेटा, तो उपरांत बहुत कुछ होता है, उसके बाद 47 भी होगा, 48 भी होगा, 49 भी होगा, सब होगा, इस पर थोड़ा नजर रखिएगा। यानी 1 मार्च 1947 के उपरांत ऐसे क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो जो पाकिस्तान के अधीन हो, अनुच्छेद 5 तथा 6 के बावजूद भी वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 और 6 के उपरांत भी वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब इसका अर्थ थोड़ा डिटेल में बट आपको बता दें। अनुच्छेद 5, 6 के उपरांत भी नागरिक नहीं माना जाएगा, क्या अर्थ है इसका? यानी अगर 5 के अनुसार वो नागरिक होता और 6 के अनुसार भी होता और वो ऐसे इलाके में प्रव्रजन कर गया जो पाकिस्तान के अधीन है, वो नहीं होगा भारत का नागरिक। इसका मतलब जिसको 5 से नागरिकता मिली है 49 को, जिसको 6 के अनुसार नागरिकता मिली है 49 को, वो अगर चला गया पाकिस्तान में तो नहीं रहेगा भारत का नागरिक। अरे भाई 1 मार्च 1947 के बाद कहा गया ना, पहले तो नहीं कहा गया। तो बाद में क्या 26 नवंबर 1949 नहीं आता, और 26 नवंबर 1949 के बाद भी तो आता होगा। तो 5 और 6 से भले उसको नागरिकता मिल गई हो, लेकिन वो 26 नवंबर 1900 ठेठ भाषा में समझे, इसका अभिप्राय यही है कि 26 नवंबर 1949 के उपरांत वो ऐसे इलाके में चला गया हो जो पाकिस्तान के अधीन है, तो भले ही अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार वो भारत का नागरिक रहा हो, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है बेटा? देखो 1 मार्च 1947 के बाद कहा गया, पहले कहा गया होता तो झंझट हो सकता था। तो बाद में 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, जिस दिन हमारा संविधान प्रभावी हुआ तभी हम नागरिक बने होंगे, 5 से चाहे 6 से चाहे जैसे। तो उसके बाद अगर आप उस इलाके में गए अस्थायी रूप से निवास करने के लिए जो पाकिस्तान के अधीन है, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। किंतु, ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, किंतु परंतु, है ना, जानते हो यू टर्न करने की पूरी अनुमति होती है। जैसे आपके मित्र पूछे कि कल मेरे साथ बनारस चलोगे, चलेंगे किंतु नहीं जाएंगे। हाँ, किंतु से आप अपनी बात को एकदम से यू टर्न कर सकते हैं ना, या कह दें कल बनारस मेरे साथ चलोगे, हाँ चलेंगे लेकिन पिताजी नहीं जाने देंगे, हो गया ना किंतु। यहां एक किंतु आया है, और कुछ तगड़ा सा यू टर्न जरूर होगा। यू टर्न है, कहा गया है कि 5 और 6 के अनुसार भले ही वो नागरिक हो, लेकिन अगर वो ऐसे इलाके में माइग्रेट करता है जो पाकिस्तान के अधीन हो, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठेठ भाषा में इसका यही अर्थ है।
हम लिखवा भी देंगे ताकि क्लियर हो जाए। किंतु यदि ऐसे इलाके पे भारत का प्रभुत्व स्थापित हो जाए, कैसे इलाके पर, आज जो पाकिस्तान का हो, तो वहां के जितने निवासी होंगे वो स्वतः भारत के नागरिक मान लिए। ये था कि कहीं मान लीजिए एक गांव हो, कहीं 3-5 करके अगर कब्जा उब्जा कर लें तो वहां के लोगों को नागरिकता अलग से देने का झंझट नहीं रहेगा, वो खुद ही नागरिक हो जाएंगे शर्त के अनुसार। क्लियर है बेटा? इसीलिए लिखा था, और काहे के लिए लिखा था? नहीं तो आपको लगता नहीं इसकी प्रासंगिकता क्या है? पाकिस्तान लिखे, हम काहे लिखें? लिख लें। किंतु यदि ऐसा क्षेत्र भारत के आधिपत्य में आ जाए तो, किंतु ऐसा क्षेत्र भारत के आधिपत्य में आ जाए तो वहां के निवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है बेटा? तो एक बात बताइए कि ठीक ही ठाक सोचा संविधान सभा ने? उस जमाने में जो सोचा वो ठीक ही सोचा, बहुत बुरा तो नहीं सोचा। मैंने सारी समस्या को जो समझ में आया था उसका निराकरण करने की कोशिश किया, कुछ थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, वो आगे पूरी होगी। आगे बेटा, तीसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी क्या बेटा? पंजीकरण। यही है ना बेटा? तीसरा बेटा पंजीकरण। मैंने 3 कैटेगरी बताया था बेटा, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा अधिवास के आधार पे, प्रव्रजन के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण वाला क्या है? अनुच्छेद समझ में आ ही रहा है, अनुच्छेद 8 देखें। संविधान के प्रारंभ के समय, कब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही अर्थ है। संविधान के प्रारंभ के समय, ब्रैकेट में जरूर लिखिए, 26 नवंबर 1949, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। वे भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हों, पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते। पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते थे। क्लियर हुआ बेटा? एकदम ट्रांसपेरेंट है। जैसे हो सकता है कुछ मैंने कोशिश की है कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे, कहीं कोई झंझट ना हो, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता। जैसे हम तो बता दिए, सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करते, इसका क्या सब मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब एकदम पिक्चर क्लियर है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अभी बेटा 3 अनुच्छेद हैं, तो 5, 6, 7 और 8, इसने नागरिकता देने की बात कही, चाहे जैसे भी कही, नागरिकता देने की बात कही। और 8 और 9 लेने की बात, सॉरी 9 और 10 लेने की बात करेगा। हर देश का संविधान बनाता है, अगर वो नागरिकता देगा तो नागरिकता लेने की भी व्यवस्था बनाएगा, नहीं बनाएगा तो फिर बेकार है ऐसा संविधान। तो लिख लें अनुच्छेद 9, आर्टिकल क्या बेटा? 9 लिखें। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता
क्या कर दी जाएगी बेटा? समाप्त कर दी जाएगी। तो कम से कम अनुच्छेद 9 एक बात बहुत जोर से कह रहा है, वो ये कि आप एक ही समय दो दो के प्रति निष्ठा कैसे रख सकते हैं? दो दो लोगों के साथ वफादारी कैसे होगी? ठीक है, अब दुनिया के संविधान बनाए होंगे। भाई मैंने बोला था नागरिकता क्या है? किसी राष्ट्र के प्रति आपकी एक भावना है, निष्ठा है, और बदले में राष्ट्र आपको नागरिकता देता है। तो अब ये तो बड़ा खराब बात है कि आपकी निष्ठा कई लोगों के साथ है। भाई हम भारतीय बड़े सीधे साधे लोग हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने कह दिया कि निष्ठा सिर्फ एक के साथ होगी और नहीं तो नहीं होगी। हम यूरोपियन लोग नहीं कि कई के साथ निष्ठा हो। तो हमने कहा कि या तो भारत के नागरिक रहेंगे या तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। आप अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता आपको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही खत्म हो जाएगी। अब ये अच्छा है कि बुरा है ये तो लोग डिबेट करें, लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत नहीं है कि हमारे देश में कोई नागरिक हो किसी अन्य देश की नागरिकता भी ग्रहण करता हो। इसके कभी कभी नुकसान होते हैं। एक मैं व्यक्ति का नाम लूंगा, जरा बताइएगा, आपने नाम सुना है? मकबूल फिदा हुसैन। नहीं सुना है? गूगल सूगल कर लीजिएगा, चेहरा इनका देख लीजिएगा। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, काफी बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाढ़ी, बड़े अच्छे व्यक्ति मकबूल फिदा हुसैन। वो वर्ल्ड क्लास के पेंटर थे, मैंने विश्व स्तरीय पेंटर थे। उनकी पेंटिंग 1.5-2 करोड़ की बिका करती। और सेलिब्रिटी थे भाई, एक तरह से कह लो सेलिब्रिटी थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई जो बहुत विवादित हो गई। हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बना दिए, पेंटिंग बनाई। अच्छा, जो पेंटर हैं उनको देख के ये नहीं समझ में आता कि पेंटिंग किस चीज, हम तो आज तक पेंटिंग समझ ही नहीं पाए भाई। वो तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें है क्या चीज, लेकिन अब समझने वाले समझे। अब वो तो पेंटिंग मैंने भी देखा, वो बड़ा क्लियर नहीं होता कि फोटो किसकी है, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स लगा दिए जाते हैं जिससे पता चले कि फलाना है। अब हिंदू जितने संगठन थे एकदम भड़क गए, एकदम आखिरी भड़क गए कि हिंदू देवी देवताओं का मैंने नग्न चित्र बना देंगे आप, और हिंदू धर्म प्रयोगशाला है क्या? यहां तो कोई एक कार्टून बना देता है तो उस पर बिफर जाते हैं आप, गला वाला कट जाता है, और यहाँ तो हिंदू धर्म पे वो आप ये कर लेते हो। बहरहाल वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनों का काम ही यही है। तो शुरू किए जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये था कि कोई मार पिटाई और इस तरह का नहीं, वो धक्कम धुक्का वाला ही मामला था, जहां भी जाते थे वहां भीड़ लगा पहुंच जाते थे। तो वो थोड़ा निराश हो गए मकबूल फिदा हुसैन। तो उन्होंने कहा कि मैं, अगर मुझे ज्यादा तंग किया गया तो मैं भारत की नागरिकता छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब धमकी से बेटा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आप डरा सकते हैं जिनकी भावनाओं को आपने आहत किया है। तो वो लोग कहाँ बाज आने वाले थे? अब सही बात थी कि ये सब नहीं, किसी धर्म के मामले में, किसी धर्म के मामले में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। एक बड़ा इंटीमेट मामला होता है बेटा धर्म का। तो बवाल मचा रहा मचा रहा, तो उनको कतर ने अपनी नागरिकता दे दी। कतर की नागरिकता उनको मिल गई। गल्फ कंट्री का एक देश है कतर, बड़ा रईस देश है। बीच बीच में आपने देखा कई मुद्दों पे कतर थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलता बोलता है भारत के बारे में। तो भारत ने भी समझा दिया कि तुम तो नहीं बोलो तो बेहतर है। मकबूल फिदा हुसैन को नागरिकता दे दिए और हमें भाषण दोगे? बहरहाल, तो मकबूल फिदा हुसैन को हमने कतर की नागरिकता दे दी, और हमारी मजबूरी यह है कि आपका नागरिकता जाएगी।
और उनको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। आप कोई भी हो बेटा, संविधान तो लागू हो के रहेगा। फिर बड़ा चर्चा हुई मीडिया में यहाँ वहां के हमने विश्व स्तर के एक पेंटर को खो दिया, धमाका कर दिया, वो वहां के नागरिक हो गए, यहाँ के नागरिक हो जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे अगर आपको इतना ही आपत्ति थी तो कतर में जाके रहते, नहीं छोड़ते भारत की नागरिकता। अरे सानिया मिर्जा नहीं है, अरे वो तो पाकिस्तानी पुरुष से विवाह किए, उसके बाद भी उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। अभी वो भारत की नागरिकता है उनके पास। और मुझे लगता है जब भी टेनिस खेलती हैं वो, अब तो शायद समापन हो रहा है उनका, भारत की ओर से खेलती थी। अगर आपको ये परेशानी थी कि लोग आपको तंग करते हैं और ये सब करते हैं, तो ठीक है, कतर में जाके रहते, नागरिकता छोड़ने और लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन देखो हमारी परेशानी ये है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लोगे, सानिया मिर्जा अगर पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण की होती, उसी क्षण हम भारत की नागरिकता खत्म करते। हमको इस बात से कोई परवाह नहीं कि आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, क्या है। हाँ, लेकिन एक तो आदमी आया पाकिस्तान से, बड़ा मोटा सा, अब तो थोड़ा दुबला हो गया, गाना वाना गाता था, याद करो। अरे अदनान सामी भाई, भूल गए आप? तो अभी तो थोड़ा हेल्दी हो गए, ठीक ठाक हो गए भाई, एक्सरसाइज वगैरह करके। शुरू में तो बड़े मोटे थे, उनको भारत ने नागरिकता दे दिया, अभी वो भारत के नागरिक हैं। अरे पाकिस्तान के नागरिक थे भाई, वहां गवैया वैया थे, लेकिन हमारे यहाँ के उनको नागरिकता दे दी गई। तो कभी कभी पट्टीदार कुछ ऐसा काम करते भी हैं जो सामने वाला थोड़ा जले भी, थोड़ा चिढ़े भी, ये सब है। लेकिन अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो भाई कौन सा नियम है? तो अभी तो अगर इस नियम से अगर देखते तो 19 जुलाई 1948 के बाद आए और 6 महीने रहने के बाद, अरे 19 जुलाई 1948 के बाद क्या 2023 नहीं है? तो 6 महीने रहने के बाद ना, लेकिन वो नियम अब प्रभावी नहीं है। अब वो दूसरा नियम हो गया, उस पर चर्चा हम आपसे करेंगे आगे। बेटा ठूस लो, अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता, ठीक है। अभी जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OIC, ओवरसीज इंडियन, ये सब दुनिया भर के नाम आ रहे हैं ना। कुछ लोग कंफ्यूजन है कि दोहरी नागरिकता, ये दोहरी नागरिकता नहीं है, बस कुछ सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं, बाकी हम फुल सिटीजनशिप थोड़ी दे रहे हैं। संपत्ति खरीद सकते हो, भारत में रह सकते हो, और बिना वीजा के जितना दिन मन करे उतना दिन रह सकते हो, यही नागरिकता है खाली। कोई पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे उनको। कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज इंडियन कोई भारत में आके चुनाव नहीं लड़ेगा। माने कुछ फैसिलिटी नागरिकों जैसी उनको हमने दे दिया है, आप उसको नागरिकता समझ बैठते हो। वो नागरिकता नहीं है, कुछ फैसिलिटीज है जो हमने उन लोगों को दे दिया जो भारतीय मूल के लोग थे। हमने कहा कि आप चूंकि हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं और हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत आप ही का देश है और आप यहाँ आइए जाइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चुनाव से थोड़ा दूर ही रहिएगा। पॉलिटिकल राइट हमने नहीं दिया। तो वो सब नागरिकता नहीं है बेटा, हमारे अभी भी एक ही नागरिकता है, आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगला बेटा अनुच्छेद 10। हाँ, संसद विधि बनाकर नागरिकता से वंचित कर सकती है। संसद क्या बेटा? विधि बनाकर नागरिकता से वंचित कर सकती है। क्लियर हुआ बेटा? अब बच गया अनुच्छेद 11, है ना। बस एक छोटा सा हेडिंग बना लो, चल बड़ा बड़ा है बेटा, 11 बड़ा है तो उस पर टाइम लगेगा। आर्टिकल 11 लिख लो, इसमें क्या लिखा था ये तो लिखना जरूरी है। हाँ लिखें, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि संसद नागरिकता के नए प्रावधान बना सकती है।
संसद नागरिकता के नए प्रावधान बना सकती। ठीक है बेटा। तो अब ये वाला इलाका बेटा आज के डेट में ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, कंपटीशन के लिए इसकी प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गई है।